नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह आज आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। दरअसल यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ। मेरठ जिले में एक थाना लगता है जिसका नाम है दरोला। दरोला थाने में एक गांव आता है जिसका नाम है लोहिया। लोहिया गांव में तारीख 13 जून सन 2019 को दोपहर का लगभग 12 से 1 बज रहा था। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति अपने खेत को देखने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम है ईश्वर पंडित। ईश्वर पंडित अपने खेत से दूसरे के खेत से निकल रहा था। तभी वो देखता है कि एक उसके बगल में जो खेत था जिसका नाम है समी अहमद। समी अहमद के खेत में ईंट लगी थी जो कि थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो रही थी। वो देखता है उस खेत से कुत्ता आ रहा होता। कुत्ते के हाथ पे एक हाथ होता है। जब वो हाथ देखता है तो वो इंसान का हाथ होता है। जैसे ही वो हाथ देखता है कुत्ते को पीछे पीछे दौड़ता है कि मैं पकड़ लूँ। परंतु जब तक कुत्ते के ने जो हाथ ले रखा था उसमें थोड़ा सा ही मांस था, सब कुत्ते ने खा लिया था। वो तुरंत ही वहाँ पर मेरठ पुलिस को फ़ोन करता है। मेरठ पुलिस के अधिकारी, चाहे वो एसओ हों, सीओ हों, एसएचओ हों, बड़े बड़े तमाम आला अधिकारी वहाँ पर जाते हैं अपने फॉरेंसिक टीम के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ, सारी टीमों के साथ वहाँ पर जाते हैं और देखते क्या है कि थोड़ा सा टुकड़ा ही बचा था मांस का, उसका मांस ही गायब था। तो पुलिस को थोड़ा सा तो ये लगता है कि आखिर ये किसका हाथ है। तो वहाँ पर डॉग स्क्वाड घूमता है, घूमते हुए सूंघते हुए एक जगह पर रुक जाता है। जब उस जगह पर रुक जाता है तो वहाँ पर पुलिस खुदाई करवाती है। तो वहाँ पर खुदाई होती है तो वहाँ पर एक लड़की की लाश निकलती है। परंतु जो वो लाश थी उसका ना ही सिर था और ना ही दोनों हाथ थे। तो पुलिस को ये तो शक हो गया था कि ये जो हाथ मिला है, जिसका थोड़ा सा मांस मिला है, टुकड़ा मिला है, ये इसी हो ना हो इसी लड़की का ही हाथ था। जो लड़की थी उसके बदन में कोई कपड़ा नहीं था। फिलहाल वो नग्न अवस्था में थी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आसपास के एरिया में जितने भी थाने पड़ते हैं, चाहे वो आसपास के जिला हों, वहाँ पर पुलिस ये देखती है, मतलब पता करती है कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है क्या। परंतु कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। अब पुलिस को भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और ऐसा तो समझ में आ गया था कि हाँ ये मर्डर हुआ है। पुलिस पूछताछ करते करते लगभग समय बीतता गया। लगभग 12 महीने बीत गए। बीटीएस टावर पे एक नंबर होता है, उसको पुलिस सर्वेलांस में डालती है तो पता चलता है कि यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर यह नंबर पंजाब प्रदेश के लुधियाना साइड का है। पुलिस उस नंबर पे फ़ोन करती है और पूछती है। तो जिसको फ़ोन करती है उसका नाम है संजीव देसवाल। देसवाल को फ़ोन करती है और फ़ोन उठाते हैं तो पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। वो अपना नाम बताता है। उसकी वाइफ थी जिसका नाम था सीमा। पुलिस उससे पूछती है कि आपके बच्चे कितने हैं, आपके परिवार में कौन है। तो उसकी जो पत्नी होती है सीमा, वो बोलती है कि आप कहाँ से बोल रहे हो और ऐसा आप क्यों पूछ रहे हो। तो वो बताते हैं मैं उत्तर प्रदेश पुलिस मेरठ से बोल रहा हूँ। तो वो बताती कि मेरा एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का नाम एकता है जो कि 1 साल से उसने शादी कर ली थी और 1 साल से मेरे से नाराज़ है, मेरे से बात नहीं कर रही है। पुलिस को यहीं से शक हो जाता है कि 1 साल हो गए हैं और ऐसा क्या उस बेटी अपने माँ बाप से बात नहीं कर रही है। पुलिस बोलती है कि आपकी लड़की ने जिस घर में शादी की है, जिसके साथ शादी की है, उसका फ़ोटो दीजिए। तो उसके पास एक छोटी सी फ़ोटो होती है। वो फ़ोटो देती है कि इसके साथ है और इस लड़के का नाम है अमन। फिर पुलिस उस अमन को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस पता लगाती है तो मालूम चलता है कि उसका अमन नाम नहीं, उसका नाम साकिब है। पुलिस को और शक हो जाता है। जो साकिब है वो आसपास फेरी लगाता है, तंत्र मंत्र करता है, दवाइयाँ भी देता है, जड़ी बूटियाँ भी देती है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाल बुनती है। जाल बुनने के बाद वो समझ जाता है। जैसे पुलिस उसको पकड़ने जाती है वह पुलिस वाले की पिस्टल छीन लेता है और भागने लगता है। इस दौड़ा धूपी में पकड़ने में पुलिस इनकाउंटर कर देती है। उसको 2 गोलियां लगती हैं और पुलिस को पकड़ लेती है। फिर पुलिस उसको सख्ती से पूछती है। वो बताता है कि दरअसल 1 साल पहले एकता देशवाल जो कि बीकॉम की छात्रा थी, उसकी अचानक से खुजली हो जाती, दाद इतनी बढ़ जाती कि उसके हाथों से पैरों में, पूरे जांघों में, उस एरिया में भी हो जाती है। वो भी शुरू में तो वो किसी से नहीं बताती है शर्म की वजह से, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता है उसके पूरे शरीर में फैल जाती है और वो इतनी परेशान थी दाद से, खुजली से
कि वो अपने रूम को बंद कर लेती है और बंद करके रोती है। एक दिन वो तेज तेज से रो रही थी। उसकी माँ ने पूछा, एकता क्या हुआ? वो बोली, मम्मी ऐसी ऐसी बात होगी। तो जैसे ही उसकी मम्मी को ये बात पता चलती, उसकी मम्मी तरह तरह के 1 से 2 से 3 से 4 से 5 क्या ही डॉक्टर बदल देती, परंतु उसको एकता को आराम नहीं मिलता है। और ये बात एकता की सहेलियों को भी मालूम चल गई थी। जब भी उसमें से एक सहेली ने बोला कि एक यहाँ पे अमन है, अमन वो फेरी लगाता है, तंत्र वंत्र भी करता है और वो जड़ी बूटियाँ देता है और उससे तुम्हारी लड़की ठीक हो जाएगी। उसकी माँ उसको अमन के पास लेके जाती है। अमन उसको जड़ी बूटियाँ देता है, दवाई देता है, जिससे कि उसकी दाँत ठीक हो जाती है। दाँत ठीक हो जाती है तो वो लड़की बड़ी खुश हो जाती है कि जो है अमन ने तो ऐसी दवाई दी है कि मैं ठीक हो गई हूँ। उसके बाद में उस लड़की को अमन से प्यार हो जाता है। उन दोनों को प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। और लड़की की जो माँ थी, बाप था, वो काफ़ी मना करते हैं कि बेटा नहीं ऐसे शादी मत करो, परंतु लड़की नहीं मानती है और लड़की माँ बाप से छिप के घर का सारा सोना, जेवर, नकदी सब लेकर भाग जाती है। भागने के बाद वो सीधे उस अमन के पास जाती है। शुरू में वो दोनों जेवर और नकदी को बेच बेच खाते हैं, अच्छे से 3 से 4 महीने रहते हैं, परंतु पास में ईद आ जाती है और ईद के चांद रात आती है और जो लड़के की फैमिली थी, उनके फादर मदर भाई भाभी, वो बोलते हैं कि तब तुम लोगों को ऐसे नहीं रहना चाहिए और तुम लोगों को निकाह कर लेना चाहिए। जैसे ही निकाह की बात सुनती है वो लड़की एकता देशपाल वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने तो तरह तरह के सपने बुन रखे थे उस अमन के साथ कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी। और निकाह होता है। निकाह होने के बाद उनकी फर्स्ट नाइट आती है, सुहागरात आती है। उसी दिन वो लड़का उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला देता है। पिलाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, उसके कुछ दोस्त होते हैं, वो उसको पास के खेत में ले जाते हैं और बड़ी दर्दनाक तरीके से उसका मर्डर कर देते हैं। उसकी गर्दन अलग कर देते हैं और उसका हाथ अलग कर देते हैं, दोनों हाथ, क्योंकि वो जो लड़की थी वो उसके प्यार में इतनी पागल थी कि उसने एक हाथ में अपना नाम लिखा रखा था और दूसरे हाथ में उसने अमन का नाम लिखा रखा था, मतलब जो एक प्रेमी साकिब था उसका नाम लिखवा रखा था। दोनों हाथ को अलग फेंक देता है, सिर को अलग फेंक देता है और पुलिस काफ़ी ढूंढने की कोशिश करती है, परंतु वो सिर नहीं मिलता है। फिर पुलिस जो साकिब था उसकी पूरी फैमिली को और उसके माँ बाप को जेल भेज देते हैं। और उधर कोविड का समय था, उसके माँ बाप आते हैं, उस एकता देशवाल की मम्मी आती हैं, वाल की मम्मी खड़ी होती हैं पीसी के दौरान, और जो अमन होता है, साकिब होता है, उसकी भाभी सामने खड़ी होती हैं। वो पहले उस भाभी को बहुत गौर से देखती हैं और वो ये पूछती कि आखिर तुमने मारा क्यों मेरी बेटी को, तुम वापस कर देते, मैं अपनी बेटी ले जाती और उसको इतनी गुस्सा आती है, वो जोर का थप्पड़ जड़ देती है उसके गाल पर। उसके बाद आज क्या है, ऐसे हम तो यही गुजारिश करेंगे ऐसे जो केस कर रहे हैं उनको अच्छे से कार्रवाई करने के बाद फांसी दे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा कर देनी चाहिए सरकार को। परंतु क्या होता है, अब वो 1 साल बाद पूरा परिवार वो अमन साकिब जिसने इतना गंदा और घिनौना मर्डर किया था, आज वो जमानत में बाहर हैं और घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था ताकि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। खासकर आजकल की जो लड़कियां हैं जो ये 2 चंद दिनों के प्यार में पागल हो जाती हैं, माँ बाप तक को भूल जाती हैं, उनसे यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों को शादी करनी तो प्लीज़ माँ बाप की राय के बिना मत करें, ऐसे कोई कदम ना उठाएं जिससे आपका, जैसे ये एकता देशवाल का केस हुआ है और आपका केस हो जाए। और जो लड़का था ना साकिब, उसमें एक चीज़ और थी कि वो पूरे साल भर बराबर व्हाट्सएप पे उसकी प्रोफाइल बदलता था, स्टेटस लगाता था और फेसबुक पे भी अपडेट रहता था। जो लड़की थी ना, उसके माँ बाप को लगता था कि मेरी लड़की मेरे से नाराज़ है, बात नहीं कर रही है, परंतु अपडेट रहती क्योंकि वो उसका स्टेटस लगाता था। तो गाइस, मिलते हैं फिर एक सच्ची कहानी के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम।